ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आज जैसे हमने ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उसमें आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर 3 है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसके अंदर जो है ना, अभी आज हम पढ़ेंगे कि जी पावर क्या है। पावर मीन एसी पावर, नॉट डीसी पावर। एसी पावर के अंदर जो है ना आपके ये आ जाती हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस के अंदर जो है ना उसकी इंडक्टर की और कैपेसिटर की इम्पीडेंस प्लस उसकी रेजिस्टेंस, जो जितना भी वो आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट, ठीक है ना। आरएलसी मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें पहले है एसी पावर। एसी पावर, एसी इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मेड अप ऑफ रियल रेजिस्टेंस एंड इमेजिनरी। इस तरह से देखें ना, अगर हम वो ये इसका ग्राफ है, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, तो आर जो है ना वो एक्स के ऊपर होती है, क्योंकि इट इज़ अ रियल पार्ट। और जो होती है ये रिएक्टेंस, रिएक्टेंस के अंदर जो है ना दो चीज़ें होती हैं, कि एक रिएक्टेंस होती है इसकी इंडक्टेंस की, और दूसरी रिएक्टेंस होती है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटर की। तो ये वाई के अलॉन्ग होती है। अच्छा, इंडक्टेंस जो होती है ना, ये इंडक्टर्स की जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, वो अलॉन्ग द वाई एक्सेस प्लस वाई एक्सेस, जिसको आप जे एक्स कह सकते हैं, जे एक्स। अच्छा, जे एक्स वो होती है इंडक्टेंस। अच्छा, अगर वो होती है कैपेसिटेंस, वो उसके 180 डिग्री नीचे को होती है, वो माइनस वाई होगी, ठीक है ना। वो 1/जे एक्स हो जाएगी, 1/-जे एक्स, वो माइनस इस तरफ होता है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी रिएक्टेंस। तो यहाँ एक्स को कॉमनली दोनों के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इम्पीडेंस है वो होगी रियल पार्ट, रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो आपकी, जिसके अंदर जो है ना आप रियल पावर, जो रियल पावर, वो पावर जो कि काम करने के लिए यूज़ होती है वाट्स के अंदर। तो इसके अंदर हीट लाजमी, जब आप काम करते हैं तो हीट लाजमी होती है। तो इसमें कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह और उसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये होगी आपकी रियल पावर। तो ये होगी इमेजिनरी पावर। इमेजिनरी पावर, तो दो पावर जो है ना, इनके लिए जो इम्पीडेंस होगी, रियल इम्पीडेंस, रियल पार्ट ऑफ इम्पीडेंस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस। तो ये टोटल इम्पीडेंस ये हो जाएगी आपकी। अच्छा, एसी पावर, एसी अपरेंट पावर। apparent power is a complex quantity made up of real active power and imaginary power, imaginary reactive power। कि जी जो आपकी apparent पावर होती है, apparent का मतलब ये है कि जो सामने नजर आती है, जिसका जो इम्पैक्ट जो है ना आप apparently देख सकें, apparent पावर जो सामने होती है। तो ये दोनों का जो है ना ये एडिशन होगी कि जी ये एक्टिव पावर, एक्टिव पावर ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, जो कि एक्टिव काम कर सकती है, और इमेजिनरी पावर जो होती है वो रिएक्टिव पावर होती है ड्यू टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अच्छा, असल में ना ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बिहेवियर जो है ना वो मैटर करता है इमेजिनरी पावर के लिए। कि जी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जी इंडक्टर जो है उसके अंदर पहले जो है ना उसका करंट उसके अंदर इस्टेब्लिश होगा। करंट के बाद जो है ना जी वो उसके ऊपर वोल्टेज या पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो है ना वो जो है ना जी वोल्टेज उसकी ज़ीरो होती है जब आप करंट मैक्सिमम होता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इंडक्टेंस जो है ना वो जब चार्ज हो जाता है, उसके अंदर वोल्टेज ऐड होनी शुरू हो जाती है और वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है, और करंट जो है ना वो मिनिमम हो जाता है। तो इसका बिहेवियर मतलब ना चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो है ना पहले वोल्टेज एस्टेब्लिश होती है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ना जी करंट जो है ना उसके अंदर आता है। तो दोनों सूरतों में दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जी कैपेसिटेंस जो होती है उसके अंदर जो है ना
करंट जो है ना लैग कर रहा है वोल्टेज से, और इंडक्टेंस के अंदर ये लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है और करंट लीड कर रहा है। लेकिन कैपेसिटेंस जो है उसके अंदर जो है ना वो क्या होता है, वो वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज का एंगल जो है ना लीड कर रहा है कैपेसिटेंस के एंगल से। ये पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था, उसके अंदर वो ग्राफ की सूरत में। अच्छा, इधर भी कोई ना कोई डायग्राम शायद आ जाए। तो इस तरह से हमारी जो अपरेंट पावर है वो होती है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो एडिशन होती है, जो मजमुआ होती है, तो वो होती है आपकी अपरेंट पावर। तो इसको आप वी ए के साथ वी अपरेंट, वी अपरेंट का मतलब है वोल्टेज अपरेंट, वी अपरेंट पावर जो है ना ये हमारी यूज होती है किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर। अच्छा, अब द एक्टिव पावर इज द पावर दैट इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जी एक्टिव पावर इज द पावर दैट इज एबल टू डू सम वर्क। तो जब आप वर्क करते हैं तो आपका जाहिर है कि आपका पसीना निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि हीट डिसिपेट होती है। किसी रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो करेगा तो करंट जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एटम के, तो वो कुलियन होती है, और कुलियन की वजह से जो है ना हीट जो है ना वो डिसिपेट होती है, क्योंकि मैकेनिकली वो मूव करते हैं, और मैकेनिकल मूवमेंट से जो है ना वो आपकी हीट जो है ना डिसिपेट होती है। इट यूजेज द सेम फार्मूला एज डीसी। यदि ये जो एक्टिव पावर होती है या जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो डीसी पावर के बराबर ही होती है तकरीबन। तकरीबन क्या होती यही है कि जी वो डीसी पावर अगर आप उसके इंडक्टर और कैपेसिटर्स के कंपोनेंट को निकाल दें तो आपकी जो पावर होगी वो आपकी रियल पावर होगी। और रियल पावर इज के पी इज इक्वल टू आई स्केयर ओवर आर, आई स्केयर ओवर आर, और अगर आई को आप रिप्लेस करें वोल्टेज के साथ तो वी स्केयर ओवर आर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया है कि वार्निंग के तौर पे कि मिस्टेक विद एसी पावर कैलकुलेशंस, वोल्टेज mistake with AC power calculation, voltage in above equation is the voltage drop across the resistor, not across the entire circuit। ये सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ जो रजिस्टर है उसके अंदर जो पावर लॉस होगा या डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन, वो यही होगी। ठीक है ना जी। उसके यहाँ पर ये नहीं है कि पूरे सर्किट को, ये क्योंकि हमारा एसी सर्किट है, हमारा डीसी सर्किट नहीं है, तो यहाँ सिर्फ बताने के लिए कि आपकी जो पावर है रियल पार्ट ऑफ द पावर है वो जो है ना आपके रजिस्टर की पावर जो होती है वो आपका रियल पार्ट है। ठीक है। बाकी इंडक्टर और कैपेसिटेंस जो है ना वो तो उसके जो बिहेवियर हैं वो मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं कि जी इंडक्टर में जो है ना वोल्टेज जो है ना लैग करती है, करंट लीड करता है, और कैपेसिटर के अंदर करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। ठीक है। और उसके थोड़े अरसे बाद, थोड़े टाइम के बाद जो है ना दोनों में जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है। अच्छा, रियल वैल्यू ऑफ आर इज यूज्ड इन रियल पावर कैलकुलेशन, नॉट इम्पीडेंस। यदि ये रियल पावर कैलकुलेशन के लिए रियल पावर होगी, इम्पीडेंस के लिए तो फिर वो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना वो दोनों यूज होंगे। इसी तरह से इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर जो होती है ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस is the power, reactive power is the power that is exchanged between reactive components inductor and capacitor. The formula look similar to those used by the active power but use reactance instead of resistance। कि फार्मूला वही है कि सिर्फ यहाँ R की बजाय X डाल दिया है, क्योंकि ये रिएक्टिव पावर जो है ना वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से होती है, और आपकी अपरेंट पावर जो है ना दोनों का मजमुआ होगी, मतलब ना एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर। तो ये आपके पास ये रिएक्टिव पावर जो है ना इसका फार्मूला है। इसमें फिर यही वार्निंग के मिस्टेक विद एसी पावर कैलकुलेशन, द वोल्टेज इन above इक्वेशन इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रिएक्टेंस, नॉट अक्रॉस इंटायर सर्किट। यहाँ सिर्फ ये बता दिया गया कि ये सिर्फ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो है ना टोटल सर्किट की पावर नहीं है। अच्छा, यूनिट क्या है इसके, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अच्छा, Q इज नेगेटिव फॉर ए कैपेसिटर बाय कन्वेंशनल
पॉजिटिव फॉर इंडक्टर। वो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जी जो है ना इंडक्टर के लिए जो है ना वो वोल्टेज जो है ना वो लैग कर रही होती है, करंट पहले आता है, तो उसके थोड़े अरसे बाद, थोड़े टाइम के बाद जो है ना, क्योंकि ये चूंकि आपके सर्किट जो होते हैं ना इंस्टेंटेनियस सर्किट होती है, तो इंस्टेंटेनियस सर्किट के अंदर जो है ना आपकी जो वोल्टेज होगी वी आई, उसके अंदर पहले ज़ीरो होगी और करंट आएगा इंडक्टर के अंदर, लेकिन या कंडक्टर के अंदर या इंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, इंडक्टर के अंदर, तो उसमें जो है ना जी थोड़ी टाइम के बाद जो है ना वोल्टेज उसके अंदर जब ऐड होगी वो करंट कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इसके अपोजिट है कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर पहले वोल्टेज लीक करेगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगी, करंट जो है ना आई टी जो है जीरो होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है, उसके बाद जो है ना वो करंट जो है ना स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज जो है ना वो जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये दोनों वैल्यू जो है ना इसकी ऐड अप होके ये आपका रिएक्टेंस बनती है, और ये जो पावर होती है ये रिएक्टिव पावर होती है। अच्छा जी, अच्छा, apparent power is the power that appears to flow to the load। अच्छा, मैंने जो पिछली जो स्लाइड भेजी है ना बेटा, ये जो आपके लिए एडिशनल स्लाइड जो है ना सप्लीमेंट्री भेजी है ना, तो उसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसके अंदर जो है ना ये अगर सर्किट है हमारे पास, ये इस तरफ सोर्स है, इस तरफ लोड है, मतलब यहाँ सोर्स है यहाँ लोड है, तो यहाँ से जो दो सर्किट होते हैं ना, करंट स्टेब्लिश होता है कि जी एक सर्किट, एक करंट, एक तार इधर से आ गई, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला, दूसरी नेगेटिव ये है। अच्छा, अब जब इसमें से वोल्टेज एस्टेब्लिश होगी ना, जो पहला सिग्नल जाएगा वो यहाँ जाके जो है ना लोड के ऊपर जो है ना वो अब्जॉर्ब होगा, मतलब काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है ना आपने देखा होगा कि कुछ ओवरफ्लो होती है, वो पूरी पावर जो है ना वो लोड जो है ना यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है लॉस की सूरत में वो कुछ लॉस हो जाती पावर, वो जो लॉस होता है ना उसको हम कहेंगे ये दोबारा से आपके इसकी तरफ आ जाएगी नेगेटिव साइड पे, तो इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो इसके अंदर जो वो बनेगा ना सिग्नल जो बनेगा, उसका एक कंपोनेंट जो होगा वो इंसिडेंट का सिग्नल होगा, और दूसरा जो है ना वो आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल होगा कि जी जो इंसिडेंट सिग्नल है, अगर आपने वो नोट्स देखे हों, नहीं भी देखे मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ, कि ये इंसिडेंट कंपोनेंट है, इंसिडेंट कंपोनेंट एक सिग्नल बना है ना, तो ये जो है ना यहाँ पर जो है ना ये काम करेगा, ये वाला एक्टिव पावर जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, जो रिएक्टिव पावर है, जो लॉस की सूरत में पावर होगी वो वापस आएगा कंपोनेंट, और वो होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो ये दोनों मिलके जो है ना आपका जो है ना लूप बनाएंगी, और आपका सिग्नल जो है ना वो साइनोसाइडल बनेगा। तो इस तरह से दोनों जो है ना यहाँ पर जो है ना ये काम करेंगे, और जब जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो इंसिडेंट पावर, इंसिडेंट सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका सिग्नल इस तरह से बनेगा, ये जो वेव बनेगी इसकी या जो सिग्नल बनेगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव को ही बेसिक एसी सिग्नल कह देते हैं। तो कि जी जो एसी सिग्नल है वो एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग मतलब ये है कि रस्सी इस तरह से अगर आप पकड़ के दोनों सिरों से ऐसे करें ना, तो वो आपका साइनोसाइडल सिग्नल बनता है, तो ये स्टैंडिंग वेव सिग्नल बनता है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप यहाँ ये इस फिक्रे पे गौर करें कि द अपरेंट पावर इज द पावर दैट अपीयर्स टू फ्लो टू द लोड, तो कि ये जो इंसिडेंट सिग्नल है वो यहाँ पर सिग्नल जो है ना वो जो है ना रिसीव होता है। अच्छा, the magnitude of apparent power can be calculated using similar formula to those for reactive power। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव पावर, जो apparent पावर का जो एक्टिव पार्ट होगा वो ये होगा, आपकी एक्टिव पावर, मतलब अपरेंट पावर के अंदर जो है रिएक्टेंस की वजह से जो पार्ट होगा, वो पार्ट जो है ना वो काम करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब चूंकि आप देखते हैं कि जी असल पावर यही होती है, दूसरा जो है ना वो लॉस होता है किस्म का। तो इस तरह से इसको आप इसकी मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इक्वल टू वी आई। अच्छा, इसी तरह से आई जो है ना आप वी आई और वी को आप रिप्लेस कर दें आई जेड के साथ, आई जेड के साथ, या आई आर, पहले आई आर होता था अब आई जेड, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो है ना वो रिएक्टिव पावर भी मौजूद है। तो इस तरह से आपके पास आई स्केयर जेड हो जाएगा, और अगर हम वोल्टेज की टर्म में लेंगे तो वी स्केयर ओवर जेड हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर, वी ए वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना जी। वो ये हमेशा जो है ना आप यूनिट जो है ना हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि
आपने जो है ना इसकी जो है ना एग्जाम्पल जो है ना या प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, इसलिए यूनिट जो है ना वो बहुत मैटर करता है कि जी आप जो इनपुट डाल रहे हैं, जो आउटपुट निकल रहा है, तो उसके यूनिट जो है ना आपके जहन में लाजमी होने चाहिए। वी एंड आई आर मैग्नीट्यूड्स नॉट द फेजर, कि जी ये इसके अंदर अभी फेजर का हम नाम नहीं ले रहे, फेजर जो है ना वो आगे चल के आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि जी इसके अंदर जो है ये 3 कंपोनेंट जो है ना हमारे पास आ गए, 3 कंपोनेंट के अगर आप देखें ना जी S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, तो ये जो है ना इसके अंदर एरो का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स यहां लिख दिया, और S इज इक्वल टू P रियल पावर और ये इमेजिनरी पावर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना अपरेंट पावर जो है ना वो टोटल पावर है टू टोटल कलेक्टिवली फॉर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यहाँ पर जो शो करने का मकसद भी यही है। और रियल पावर जो है वो होगी कैलकुलेटेड विद आर। आर तो इस तरह से आप जो है ना जी इसकी रियल पावर ले सकते हैं, और यहाँ से जो है ना जो एक्स कंपोनेंट है वो आपकी रिएक्टिव पावर होगा कैलकुलेटेड विद एक्स। तो इस तरह से आप देखें कि ये रिलेशनशिप दोनों के अंदर जो है ना ये बनता है कि इम्पीडेंस और अपरेंट पावर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो इस तरह से आप शो कर सकते हैं इसको। नोटिस द रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड S। तो इस तरह से आप जो है ना, अब देखें ये जो है ना ये ओम के अंदर होगी दोनों क्वांटिटी जो है ना जब आप ऐड करते हैं Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स, ठीक है ना। और ये जो है इसको आप BA के साथ शो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो जहन में आप रखें कि जी जब आप x प्लस जे वाई आप लेते हैं तो आप क्वांटिटी जो शो कर रहे होते हैं, तो इसको कहेंगे ये एक इक्वेशन बनती है। इस तरह की इक्वेशन जो होती है ना इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर इक्वेशन, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ इक्वेशन, रेक्टेंगुलर इक्वेशन, ठीक है ना जी, रेक्टेंगुलर इक्वेशन। अच्छा, मतलब रेक्टेंगुलर इक्वेशन जो है ना ये होगी इस तरह से कि जब आप इसको इस तरह से मतलब ना इसको इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर पार्ट। अगर आप इसमें जो है ना एंगल तलाश करेंगे तो वो आपकी फेजर फॉर्म होगी, ठीक है ना, वो आपकी फेजर फॉर्म होगी। अच्छा, अब वो एक और चीज़ वो जहन में रखें कि जी ये जो फेवर फॉर्म होती है वो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो है ना आप शो कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। लेकिन जब आप ये जो पार्ट है जब आप रेक्टेंगुलर इक्वेशन करते हैं तो रेक्टेंगुलर इक्वेशन हमेशा टाइम डोमेन के अंदर होती है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसीलिए देखते हैं कि जी जब आपके पास सर्किट चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है ना जी, तो आप उसको टाइम डोमेन में आप लेते हैं सिग्नल को। लेकिन अगर कोई काम कर रहे हैं, आप फेजर फॉर्म के अंदर उसको शो कर रहे हैं, तो वो होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर वो सर्किटरी इक्वेशन है तो वो दोनों जो है ना आप सोर्स के ऊपर जो है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर शो कर सकते हैं, और जो है ना लोड के अंदर आप उसको फेजर फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना कोई कोई आप सिग्नल जो है ना एयर में भेज रहे हैं, मतलब ना जिस तरह से वायरलेस के सिग्नल होते हैं, ये टेलीफोन के सिग्नल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर्किट से आप भेज रहे हैं थ्रू एंटीना, तो जो सर्किट की जो इक्वेशन होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। लेकिन जब आप स्पेस के अंदर भेजेंगे तो आप टाइम डोमेन के अंदर नहीं भेज सकते सिग्नल को, आप वहाँ उसको फेजर फॉर्म के अंदर भेजते हैं, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक जो डोमेन है ना उसका किस्सा यही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो होती है सर्किट की सूरत में आप उसको रेक्टेंगुलर डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में भेज के काम करवाते हैं, एंड वाइस वर्सा। यदि आप जो आप यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रिक पार्ट जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक पार्ट जो है ना वो सर्किट के अंदर होता है इलेक्ट्रिक पार्ट, जो मैग्नेटिक पार्ट होता है वो उसके अंदर होता है स्पेस के अंदर। इसी तरह से अगर आप सर्किट के अंदर देखें कि तार के अंदर, तो उसके अंदर करंट उसके अंदर चल रहा होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लक्स है जो जो मैग्नेटिक पार्ट है वो इसके बाहर चल रहा होता है। तो दोनों जो है ना 90 एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ वो जो है ना वो होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पार्ट रिजल्ट्स इन मैग्नेटिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक पार्ट एंड वाइस वर्सा।
इसी तरह से आप देखें कि जी अपरेंट पावर जो है ना आपका, उसके अंदर जो एक्टिव पावर होगी वो जो है ना आपका एक्टिव पार्ट होगा, और दूसरी पार्ट जो है ना रिएक्टिव पावर का होता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना ये इस तरह से होती हैं कि जी एक्टिव पार्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस की वजह के रेजिस्टर सर्किट के अंदर होती है। तो जो आपकी जो ये पावर होती है ये इसकी इंडक्टर की होती है। इंडक्टर का मतलब ये है इसके इंडक्टर जो है ना उसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस तरह कैपेसिटर के दरमियान में जो दो प्लेट होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये दोनों की वजह से ये एक्टिव पार्ट और एक्टिव पार्ट दोनों मिलके जो है ना आपकी इम्पीडेंस बनाते हैं, और इम्पीडेंस की वजह से जो सर्किट के अंदर जो पावर जो यूज होती है वो आपकी अपरेंट पावर होगी। तो इस तरह से आप देखें कि अपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। और इसी जो ये लिंक है वो इस तरह से है। तो अपरेंट पावर कैलकुलेटेड विद Z एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेटेड विद R एंड रियल पावर सॉरी, और रिएक्टिव पावर जो है ना कैलकुलेटेड विद X। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप जो है ना इसी पावर का मेंटेन होता है, जो कि आगे चल के, क्योंकि ये जो आपका कोर्स है, आपका सब्जेक्ट जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जब तक आपको अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है ना दी हुई हैं, और इसको एलेबोरेट करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पेश करूँ। ठीक है, अच्छा जी, मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको बेटा? हेलो हेलो, मेरी बातें सुन रहे हैं कोई स्टूडेंट प्लीज? यस सर, आवाज आ रही अच्छा है। बेटा, यस सर, थैंक आवाज यू आ थैंक रही यू। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ये समझ आ रही है मेरी बातों की? मैं जो बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा काइंडली, क्योंकि देखें हम डिस्टेंट एंड पे हैं एक दूसरे के साथ, तो अगर आपको समझ ना आए बेटा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। टीचर का काम है आपको अच्छी तरह से चीज़ों को समझ आके आपको अजबर कराना। तो जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आए, जहाँ आपको कोई मसला नज़र आए, तो बेटा आई एम अवेलेबल, कोई इशू नहीं है, कोई डरना नहीं है। बेशक एक बात को 10 मिनट लगें, आधा घंटा लगे, एक पॉइंट भी अगर आपने समझ लिया आज के लेक्चर में, तो मेरा भी मकसद पूरा हो गया, आपका भी पूरा हो गया। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारा लेक्चर जो है ना बंदा एट ए टाइम जो है ना वो समझ ले, लेकिन जो है ना उसका कॉन्सेप्ट अगर समझ ले बंदा, तो फिर उसको बाद में पढ़ना या उसको समझना जो है ना वो आसान हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ पूछता रहूँ कि भाई आप बताएं कि मेरी बात की समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बात करता हूँ। तो ये रिलेशनशिप का आपको पता चल गया कि जी अपरेंट पावर इज इक्वल टू रियल पावर प्लस दिस रिएक्टिव पावर। तो इसका मतलब ये है कि रियल पावर ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस एंड ये रिएक्टिव पावर ड्यू टू दिस इमेजिनरी पार्ट, या रिएक्टेंस का जो है ना आपकी पार्ट जो है ना वो वाली। अच्छा, वैसे भी आपको पता है कि जी इम्पीडेंस ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जो रियल पार्ट होता है ना अलॉन्ग द एक्स एक्सेस होता है, मतलब उसके कर्व के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ग्राफ के ऊपर वाई एक्सेस के अलॉन्ग होता है। अगर प्लस हो तो जे ऊपर होगा, नेगेटिव हो तो जे नेगेटिव नीचे होगा। अगर प्लस हो तो वो इंडक्टर होती है, और नेगेटिव हो तो वो रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी कहानी अगर आपकी समझ में आ गई तो आपने सारा लेक्चर समझ लिया। ठीक है, आगे चलें। हेलो, अच्छा जी, अब इस जो रिलेशनशिप है इसको कहते हैं पावर ट्राई एंगल। पावर ट्राई एंगल इसको आप बोलते हैं, पावर ट्राई एंगल। तो पावर ट्राई एंगल ग्राफिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। तो ये तीनों का ट्राई एंगल आपके पास आता है कि देखें अगर ये इम्पीडेंस का ट्राई एंगल है, तो उसके पिछली डायग्राम को अगर आप देखें तो उसके मुताबिक जो है ना आपका ये ट्राइंगल जो है ना ये पावर का होगा। कि देखें ये रियल पार्ट है आपके पास, बात को समझ रहे हैं बेटा? हेलो, कोई एक स्टूडेंट बोले। हेलो हेलो, अब यही अलमिया है हमारी जो है ना, ये जो क्लासें होती है ना ऑनलाइन क्लासों का, कि जी हम मेरा बेटा भी वो ले रहा होता है ना कि
वो फिर टीचर बार साथ साथ पूछ रहे हैं, हाँ जी फलां साहब जो है ना वो हैं, फलां साहब नहीं है, तो वो लगा के जो है ना वो कोई और काम करने शुरू कर देते हैं। तो वो लोग यही समझ रहे होते हैं, टीचर यही समझ रहे होते हैं कि दे आर ऑल अटेंडेंट्स, दे आर लिसनिंग। अब अगर कोई बोलता रहे, अच्छा रोल नंबर 6 काइंडली आप बोलेंगे मेरे साथ, रोल नंबर 6, हेलो, रोल नंबर 4, रोल नंबर 9, 20, 43, 51, यस सर। 51 आप है बेटा? यस सर। आपका इसमें ग्रामी बेटा, हेलो, जी अच्छा, सर। आपका इसमें ग्रामी बेटा क्या है? 51, आपका सर नाम? समीरा कजलबाश। अच्छा, समीरा। अच्छा, रोल नंबर 1 तो नहीं आई, रोल नंबर 1 का नाम क्या है? रबिया, रोल नंबर 1? नो सर, 1 का नाम रबिया नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 52 रोल नंबर कौन है काइंडली? 52, 52, अच्छा, ये भी बोल नहीं सकते। अच्छा, 6 रोल नंबर काइंडली, 6 रोल नंबर, हेलो, 6 रोल नंबर, 4, ये मेरे सामने जो है ना नजर आ रहे हैं कि जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट जो है ना मेरे साथ ऑनलाइन हैं, जो मेरे सामने जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो ये रोल नंबर भी मुझे ना पता चल रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं बेटा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ समीरा, ये समझ आ रही है आप लोगों को, ये जो मैं यहाँ पर डिस्कशन यस सर, कर रहा हूँ? समझ आ रही है। मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? अच्छा चलें, नो ठीक है सर। बेटा, अच्छा ठीक है मेरा बेटा। पावर ट्राइंगल जो है ना वो इसी तरह से, पावर ट्राई ये ट्राइंगल का मतलब ये है कि आप एक्स वाइज जो है ना, जो आपका जो है ना प्लेन जो है उसके ऊपर जो है ना इसको ड्रा कर रहे हैं। अब देखिए कि ये जो एक्स है ना बेटा, ये वाली, ये जो एरो है, ये एरो बेसिकली ऊपर को अगर है वाई की तरफ है। अच्छा, अब ये प्लस साइन के साथ है, अगर वाई अलोंग वाई एक्सिस है ना तो ये प्लस के साथ है। अच्छा, अगर इस तरफ को होगा वो होगा नेगेटिव साइन के साथ, वो होगा कैपेसिटर। ये जो प्लस साइन है ये इंडक्टर है, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर इस तरफ को है वो कैपेसिटेंस है। अब दोनों का आप जब आप मजमुआ लेते हैं या एडिशन लेते हैं तो ये हो जाता है जे एक्स जो होगा, जे एक्स होगा वो इंडक्टर का, और माइनस जे एक्स होगा इस तरफ जो है माइनस वाई की तरफ, वो कैपेसिटर का होगा। दोनों को ऐड अप करेंगे तो वो टोटल बन जाएगा एक्स, जो रिएक्टेंस है। अच्छा, ये जो रियल पार्ट है ये रेजिस्टेंस होती है, ये अलाउंग द एक्सेस होती है, तो दोनों के साथ ये 90 का एंगल बनता है। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट है जो है, दोनों को ऐड करें, रिजल्टेंट जो है इसका वो बनेगा इम्पीडेंस। तो ये तो हो गई ना आपकी जो इम्पीडेंस का ट्राइंगल। और इसी के मुताबिक जो है ना अगर आप देखें कि ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, ये होगी आपकी रियल पावर, रियल पावर, और रिएक्टेंस की वजह जो है ना ये इमेजिनरी पावर होगी आपकी रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर या रियल पावर, रिएक्टिव पावर या इमेजिनरी पावर। तो दोनों का जो सम होगा यहाँ पर वो होगी आपकी अपरेंट पावर। अपरेंट पावर का मतलब ये है कि दोनों का जो जो काम करने का जो एबिलिटी होगी वो आपकी अपरेंट पावर की होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जी कि अगर आप यहाँ से, ये सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये इस तरफ लोड है, तो यहाँ से पावर जो जाएगी रियल पार्ट इस तरफ से जाएगा। तो रियल पार्ट का मतलब ये वो पावर जो काम कर सकती है, जो इसको इंसिडेंट सिग्नल बोल देते हैं। अच्छा, जो लॉस होगा, लॉस का मतलब ये रिएक्टिव पावर, वो लॉस जो है ना वो बेसिकली यहाँ ओवरफ्लो हो जाए, आप जो है ना टेक्निकल लैंग्वेज में वो ओवरफ्लो होगा। जब ओवरफ्लो होगा तो दूसरे सर्किट के थ्रू जो है ना ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सर्किट जो है ना ये लूप चलता रहा, या यूं समझ लें कि इधर जो है ना पोटेंशियल ज्यादा है, इस तरफ पोटेंशियल कम है, दोनों से मिलकर ये लूप जो है ना आपका स्टेब्लिश होता रहता है, और ये एक आपकी जो है ना एक स्टैंडिंग वेव जो है ना वो बन जाती है। ये आप उसको जो है ना जी वायरलेस कम्युनिकेशन की सूरत में आप इसको स्टैंडिंग वेव कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट की सूरत में आप इसको साइनोसाइडल कर्व कह देते हैं। इलेक्ट्रिक लैंग्वेज जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में इसको साइनोसाइडल कर्व कह दें, ठीक है ना, साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल, ठीक है ना जी।
से उसका वो शुरू होता है। वो साइनोसॉइडल का मतलब है कि जो 0 से पहले जो है ना हाफ से शुरू होता है। तो साइन और कोसाइन वेव जो होगी वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होगी, और जो है ना जी स्टैंडिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव या जो भी वेव होगी वो आपके माइक्रोवेव या आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर होगी। तो इस तरह से आप मतलब दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग या वायरलेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अलग है, और जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट या पावर सर्किट उसकी लैंग्वेज और होती है। हाँ, अच्छा जी, चलें, वो छोटा मोट बहुत ना जर्क लगता रहता है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो है ना जी एस इज इक्वल टू, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहें, आप इसकी मैग्नीट्यूड अब आप देखें यहाँ पर ये जो है ना, ये अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये जो है ना ये इक्वेशन ये बनती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये जो मैंने आपको बताया ये टाइम डोमेन के अंदर है, ये टाइम डोमेन के अंदर है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अच्छा, हम इसको फेजर फॉर्म में आप लेके आ रहे हैं क्योंकि हमने ये काम करना है। तो फेजर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आप इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना ये आप इससे निकालते हैं कि जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू एस। एस ये मैग्नीट्यूड बन गई आपकी अपरेंट पावर की, ठीक है ना जी। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है। तो अब जो एंगल है वो होगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, वो tan थीटा है। वो tan इनवर्स दूसरी तरफ चला जाएगा, थीटा निकल आएगा आपके पास। तो अब इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है यहाँ पर जो है ना ये एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर जो है ना ये इसको फेजर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। रेक्टेंगुलर फॉर्म से आपने पावर ट्राइंगल के अंदर जो है ना इसको फेजर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये तो हो गए जी इसके ये दो तीन चीजें, आगे दोबारा ये आएंगी। अब अगर आप सिग्नल की सूरत में आप देखें, यहाँ जो कुछ स्लाइडें मैंने सिग्नल की सूरत में डाल दें ताकि हमारा असल तो पावर है ना, तो कहीं आप भूल ही ना जाएं, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड इस तरह से डाली हैं कि जी आप ऐसी पावर को आप देखें, इट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो कि जी हर पॉइंट के ऊपर जो है ना, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हर पॉइंट के ऊपर, ग्राफ के हर पॉइंट को पावर जो है ना आप मेजर करते हैं या वो पावर आपको शो करनी पड़ती है, ताकि पावर कम ज्यादा तो नहीं हो रही ना। तो इस तरह से पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो हर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो जो पॉइंट वो होती है ना पावर, वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, ये पावर है इंस्टेंटेनियस। अच्छा, वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन केस इन विच वोल्टेज एंड करंट आर साइनोसाइड। यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की जबान में आपको साइनोसाइडल होता है, तो हम क्या करते हैं ये साइनोसाइड कह लें आप इसको, ठीक है। अच्छा, अब वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा, कि जी आपकी जो सिग्नल होता है वो ये होता है कि ये वी जो है ना हमेशा देखें ना, अगर आप एक तो होता है ना ये रजिस्टर, इसके अंदर पावर जब तक आप वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो करंट नहीं चलेगा, मतलब ना उसका प्लस पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब करंट आएगा वोल्टेज आएगी। इस तरह इंडक्टर के अंदर वोल्टेज पहले करंट पहले आएगा, वोल्टेज बाद में आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से इधर कैपेसिटर, लेकिन जो सोर्स है ना उसमें पहले से वोल्टेज मौजूद है कि जी प्लस पार्ट और नेगेटिव पार्ट, मतलब ना जो बैटरी सोर्स है या जो आपका सोर्स है उसमें पहले से पोटेंशियल मौजूद है। पोटेंशियल मौजूद का मतलब ये है ये आप सबके जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। जब जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि समथिंग ऑलवेज देयर। तो वो जब समथिंग ऑलवेज देयर का मतलब ये है कि इट इज अ कॉज सिग्नल, इट इज अ कॉज सिग्नल, नॉट ए साइन सिग्नल। साइन सिग्नल हमेशा जीरो से शुरू होता है, तो इसका मतलब इट इज अ कॉज सिग्नल। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैटरी जो है ना, बैटरी की जो पावर होती है वो कॉज की सूरत में होती है। इसी तरह से इसमें से जो करंट निकलता है वो आपका कॉज थीटा की सूरत में वो निकलता है कॉज। अच्छा, अब यहाँ आप इस सिग्नल को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉज सिग्नल है ड्यू टू दिस बैटरी सोर्स। अच्छा, उसके बाद ये ओमेगा टी है। ओमेगा टी का मतलब ये है कि ये इसकी रेडियन के अंदर इसकी फ्रिक्वेंसी इसकी चेंज हो रही है इस तरह से। अच्छा, जब चेंज हो रही है तो आपका ये
प्लस पार्ट ये एक सिग्नल हो गया, मतलब ना ये प्लस पार्ट नेगेटिव पार्ट ये एक सिग्नल हो गया। अच्छा ये हो गया 0 टू लेके 1 360 तक। उसके बाद वो दोबारा इसी से शुरू हो गया। अगर आप इस तरह से वो शो करें ना एक्स वाई प्लान के ऊपर, ऐसे ऐसे चलता है ना वो। अच्छा लेकिन अगर आप सिग्नल में करें तो इसका मतलब ये है कि अगला वो जो है ना सर्कल शुरू हो गया अगला, तो अगले सर्कल का मतलब ये है कि अगला 360 शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ऐड करते हैं तो आपकी ये मुसलसल सिग्नल है थीटा, तो कोई ये आपका एक सिग्नल थीटा और ऐड हो गया, दूसरा सिग्नल थीटा एक और ऐड हो गया सिग्नल का थीटा आई। तो थीटा आई का मतलब ये है कि ये आपके पास वोल्टेज का करंट का वो आपके पास सिग्नल टोटल आता जाता है। तो आपका टोटल सिग्नल जो है ना आप इस तरह से शो कर सकते हैं। अच्छा इसमें इस ये जो मैंने नोटेशन अभी मैंने आप लोगों को समझ आ रही है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दें कि मैं ये जो आपको समझा पाया हूं या नहीं, कि जी दिस पोटेंशियल, इस पोटेंशियल की वजह से आपके पास ऑलरेडी जो है ना पोटेंशियल अवेलेबल, और अगर पोटेंशियल अवेलेबल तो पावर इज नॉट जीरो, ये जो है ना वोल्टेज नॉट जीरो, करंट नॉट जीरो। जब करंट नॉट जीरो का मतलब ये है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, ये पीछे से 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट हुआ है। जब 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होगा तो आपका ये सिग्नल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आधा इधर आधा इधर, तो टोटल पीरियड में ना जो है ना हाफ 1/t हो जाएगा और अगला 1/t टोटल टी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल जो है ना ऑलवेज जब आप शुरू करते हैं कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आपके पास जो है ना ये सिग्नल जो है ना मौजूद होता है। आपका पावर सिग्नल जो है ना को साइन होता है, साइन नहीं होता। बात की समझ आ गई? हेलो, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये है कि बात की समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये क्लास कितने बजे तक है? हेलो हेलो, एनी स्टूडेंट काइंडली, हेलो। सर 9:50 तक है जी 9 50 9:50 तक? 9:50। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अच्छा ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है इसकी समझ आ गई ना आपको इस स्लाइड की? यस सर समझ आ गई है। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा जी, V and T are related, V and I are related. Keep in mind that power is delivered to a load. ये लोड है देखे ना, ये I, ये पोटेंशियल है ये वाली। तो एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर रिलेटेड थ्रू द लोड इम्पीडेंस। यानी ये देखे ना कि लोड इम्पीडेंस का मतलब ये है कि इस तरफ जो है ना ये लोड जो होता है ना, लोड जो जहां पावर खर्च हो रही है, असल में ना इधर से ये सर्किट जो है ना, ये जो भी सर्किट है, जो भी सर्किट से मुराद है आरएलसी सर्किट, असल पावर जो है ना ये यहां पर आप शो कर रहे होते हैं। यहां पावर नहीं होती, यहां पोटेंशियल होता है। काम करने की सलाहियत यहां होती है जहां आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना जी। हमारी पावर जो है ना हमेशा इस तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आप इसको फेजर फॉर्म में यहाँ इसीलिए कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इसकी एम्पलीट्यूड होगी और इसका एंगल होगा, यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं इसको, तो पावर आप यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर रिलेटेड थ्रू लोड इम्पीडेंस। तो इसमें V इज इक्वल टू आई जेड, तो इससे क्या बनता है V इज इक्वल टू आई डॉट जेड। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट की रोल में लें तो इस तरह से बनेगा। ये आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि नेगेटिव अगर पार्ट है तो खत्म हो जाए। ये जो अब आप लेते हैं ना इसकी इस तरह से वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि पावर इज ऑलवेज देयर। ये नहीं होता कि नेगेटिव पावर काम करेगी, नेगेटिव पावर का मतलब ये जीरो, ठीक है ना जी। जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये अगर कोई जीरो कंपोनेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह से एंगल जो है ना इसका, दोनों के एंगल जो है ना एड अप होंगे, इम्पीडेंस और आई का V इज इक्वल टू, ठीक है ना जी। इस तरह से कि दोनों आपस में वो जो है ना वो जीरो एंगल के होंगे, लीग और लैग और लीड नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, आवर प्रीवियस टाइम डोमेन डेफिनेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। कि जी IT जो है ना वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी टाइम डोमेन, इसके अंदर टाइम डोमेन के अंदर जो मैंने आपको बताया ना ये सब सर्किट होता है वो टाइम डोमेन होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइड वोल्टेज तो ये PT पावर जो है ना हमारी इस तरह से कहलाएगी कि जी ये VM IM कॉज जो है ना मेगा T प्लस T,
तो आई का वी का ये हो गया, कॉज का ये हो गया, तो पी इज इक्वल टू वी एन टू आई होता है ना, तो ये दोनों जो है ना मल्टीप्लाई हो गए, ये जो पिछली स्लाइड के मुताबिक। अच्छा, अब पी टी इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आप करें थोड़ा सा, इनको दोनों को ऐड आप करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दें, तो आपके पास जो है ना सिग्नल को इस तरह से बन जाएगा, वी एम आई एम कॉज थीटा माइनस थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस कॉज 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ये जो है ना आप यूज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है ना, कि जी ये टाइम डोमेन को अलग कर लिया, थीटे वाले डोमेन को अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा, दी पावर जो है, पावर कंसिस्ट ऑफ डीसी कांस्टेंट पार्ट एंड एसी साइनोसाइडल पार्ट, ठीक है ना, दोनों, ये डीसी जो है ना ये ड्यू टू जो है ना रेजिस्टेंस, और एसी ड्यू टू दिस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। तो अब आप देखेंगे ये सिग्नल जो है ना, अगर आप ग्राफिकली शो करेंगे तो ये सिग्नल जो है ना इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से ये सिग्नल आपके पास यहाँ से शुरू हो गया। देखिए ना, ये जो है यहाँ पर अगर ये सिग्नल होता, ये कॉज का सिग्नल था, ये वोल्टेज का सिग्नल और करंट का सिग्नल, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है ना पावर का सिग्नल जो है ना, पावर जो है ना यहाँ से जो है जैसे यूज होगी, जहाँ तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि पावर पहले होती नहीं है। जब देखें ना, जब कोई सिस्टम चलता है थोड़ी देर के बाद चलता है, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद चलता है, तो इसका मतलब ये पहले पावर जीरो होगी, ये इसका नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ इस टाइम के ऊपर आके जो है ना ये पावर जो है ना आपकी एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पावर जो है ना ये यहाँ पर, यहाँ ये थोड़ी सी लैग कर रही है वोल्टेज और करंट से, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिग्नल जो है ना इस तरह से होगा। जब आप ये आगे हमने ना इसको शो करना है, ये आगे आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपको फिर पता होगा। तो आप देखते हैं कि पावर जो है ना ये आपके पास हो जाएगी कि जी ये पावर, ये जो है ना ये विच, अच्छा, पावर इज इक्वल टू दिस वन, ये दो बन गए, एक साइन कॉस साइन, दोनों को अगर आप देखें ना, ये जो है ना ये भी साइन है, ये भी साइन है और नेगेटिव है, ये देखें ना, क्योंकि ये ऊपर चला गया ना, ये इसकी वैल्यू जो है ना ये कॉस की ऊपर चलेगी, ये जीरो से, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से शुरू हो गया कॉस का फंक्शन, ये हो गया इसका, ये नीचे नहीं आ, ठीक है ना, इसकी पावर जो है ना कुछ मौजूद है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और जो आपका ये सिग्नल है क्या, ये इसके ऊपर है, इसके अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेवल पावर, रियल पावर, देखना ये होगी आपकी रियल पावर। रियल पावर का मतलब ये है कि इसका ग्राफ ऊपर चला गया, देखें ना, इतनी कैपेसिटी इसके अंदर जीरो से लेके इतनी एम्पलीट्यूड इसकी मौजूद है। जबकि जो रिएक्टिव पावर है वो ये नीचे आ गया कि जी यहाँ से देखें ना, ये पीछे से शुरू हुआ और इसके साथ यहाँ से शुरू हुआ कि लास्ट देखें ना, लॉस से होता है, ये लास्ट तो जीरो से स्टार्ट, जो ही सिस्टम ऑन होता है तो लॉस जो है ना वो शुरू हो जाता है, लॉस शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो ये इतनी है कि जी इतनी होगी तो जो है ना कोई सिस्टम चलेगा, जब सिस्टम चलना शुरू होगा लॉस शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये लॉस का सिग्नल ये है रिएक्टिव पावर का, और एक्टिव पावर का सिग्नल जो है ना ये होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है ना सिग्नल अगर आप पहचानना चाहें तो आपके पास ये सिग्नल इसका एक्टिव पावर का होगा, रियल पावर का, और ये सिग्नल जो है ना रिएक्टिव पावर का, कि जी लॉसेज तो साथ चलते साथ ही जो है ना सिस्टम के वो शुरू हो जाते हैं। कि कोई बंदा जब मैं बोलना शुरू करता हूँ कि इसका मतलब थकावट मुझे होनी शुरू हो जाएगी फ़ौरन ही, मतलब ना फ्रॉम जीरो टाइम, लेकिन मेरी जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से आप सिग्नल को यहाँ पहचान सकते हैं कि दिस इज़ अ रियल पार्ट, दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर जो है ना, एवरेज पावर जो होती है वो दोनों का सेंटर होती है कि जी हाफ टी इस तरफ, हाफ टी इधर, ठीक है ना जी। तो अच्छा, अब आप देखें नहीं, पावर जो होती है ना वो होती है, अब एवरेज पावर जो है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना एक जो है ना इंटरवल जो है ना फालतू इसके अंदर डाल दिया जाता है, मतलब ना एक इंटरवल, एवरेज पावर जो है ना, देखना एवरेज पावर एक से नहीं निकलती, एक कंपोनेंट एक इस तरह से, ये एक पावर हो गई दूसरा, और दो का एवरेज है ना, मैक्सिमम दो का एवरेज जो है ना वो ये होगा, मतलब ना एक पावर होगी, ठीक है ना जी। इसी तरह से 3 4 5 या जितने टी इसके अंदर डालते जाएं,
So we are generally more interested in average power delivered to a load. कि P is equal to 1 over T from T0 to T plus T, तभी ये एवरेज पावर होगी ना, वरना एक ही पावर जो है ना, एक अगर सिग्नल उसकी एवरेज पावर और दूसरी पावर दोनों सेम है, लेकिन अगर कोई और सिग्नल ऐड अप होंगे तो उसकी एवरेज पावर होगी। अच्छा, तो पावर इसी तरह से ये पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम ओवर 2 डिवाइड बाई 2 इज कॉज थीटा वी माइनस थीटा आई, कि जी एवरेज पावर जो है ना, जो दोनों का ऐड करके ये होगी, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 होगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड रियल पावर। It is power that is provided to the resistive part of the load over time. Units are watt. तो इस तरह से ये एवरेज पावर जो है ना, हम मतलब आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ये एवरेज वैल्यू लेते हैं दोनों की। ये ग्राफ मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर इसके बता दिए थे कि एवरेज पावर का ग्राफ कहाँ लाई कर रहा है, और जो है ना जी इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ कहाँ होता है, मैक्सिमम पीक पावर का कहाँ होता है। पिछली दफ़ा जो है ना वो उसके अंदर ग्राफ मैंने इसीलिए डाले थे ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है ना जी। तो ये अब जो है ना, चूंकि हम थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए चीज़ों को हम कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आरएमएस वैल्यू क्या है? आरएमएस वैल्यू जो है उसकी जो है, जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है उसकी जो पावर होती है ना, वो आरएमएस वैल्यू होती है इसकी। तो वही वांट, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। We want to assess power delivered by different types of time varying signals. The power delivered to a resistive load PT is equal to I square R. ये मतलब ना, ये जो पावर होती है ना, ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है कि जी एक्चुअल पावर या रियल पावर जो आरएमएस वैल्यू ये होगी। अच्छा, फाइंड डीसी कांस्टेंट वैल्यू which delivers the same average power as a time varying signal। कि जी एवरेज पावर आरएमएस वैल्यू वही होती है जो सिग्नल के इस तरफ जो सर्किट के अंदर होती है, ठीक है ना। और जो रजिस्टिव पार्ट होता है, जो वॉट की पावर होती है, वॉट का मतलब लॉस, जो लॉस की पावर, जो एक्चुअल जो है ना काम करने वाली पावर होती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, फाइंड DC constant value which deliver the same average power as the time varying signal called the effective or RMS value of the signal used to compare different time varying signal। कि जी जो आपकी एवरेज, जो आपकी RMS वैल्यू होगी वो आपकी इफेक्टिव पावर होगी, ठीक है ना, RMS वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होगी। अच्छा, इसी तरह से ये देखें, ये RMS वैल्यू जो है ना एवरेज पावर इस तरह से शो करेंगे, ये जो करंट और ये वोल्टेज इस तरह से आप शो करेंगे, ठीक है ना, R ओवर टी, तो यहाँ 1 ओवर आर टी हो जाएगा अगर आप इसको वोल्टेज की सूरत में लेंगे, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, इसी तरह से इफेक्टिव डीसी वो उसी तरह से होगी, सिंपल जैसे आपका सर्किट होता है, इसी तरह दोनों को अगर आप यहाँ पर इक्वेट करें तो आपके पास इफेक्टिव पावर जो है ना ये होगी, और वोल्टेज करंट, इफेक्टिव करंट ये होगा, वोल्टेज ये होगी। सिंपल आप जो है ना इसकी अगर मैथमेटिक कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ से करंट भी निकलेगा और वोल्टेज भी निकल आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम RMS value, the effective or RMS value of a signal is equal to the DC value which provides the same average power to a resistor for sinusoid signal with no DC का effect। V RMS is equal to V effective, दोनों मतलब अगर आपके पास लॉस नहीं है तो RMS वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू दोनों जो है ना बराबर होंगी, और ये दोनों VM ओवर √2 अंडर रूट होगी, 2 अंडर रूट, ठीक है ना। ये 2 अंडर रूट एक्चुअली जो है ना, जब आप इसको आरएमएस वैल्यू लेते हैं 2 अंडर रूट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था 2 अंडर रूट कहाँ से आता है। 2 अंडर रूट जो है ना, तो ये कहीं आगे भी आ जाएगा, VM ओवर 2 अंडर रूट, IM इफेक्टिव IM 2 अंडर रूट, ये जो है ना आरएमएस वैल्यू हमेशा ये होगी, या इसको आप बोलें 0.707 ये होगी, मतलब 2 अंडर रूट का मतलब ये होता है 0.07। अच्छा, एवरेज पावर इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, तो ये हो जाएगी cos थीटा। तो इस तरह से आपके पास ये आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन ये आ जाएंगी। एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर, अब इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसे होगा। पावर इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू ये इस तरह से होगी, एवरेज पावर और रियल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर की डेफिनेशन आगे आएगी,
इसको जो है ना पावर फैक्टर की डेफिनेशन जो है ना आगे बहुत तफसील के साथ मैंने दी हुई है। अच्छा, ये 2-3 स्लाइडें आप स्किप करें ना फिलहाल, ये वही चीज़ें हैं जो है ना मैं बता रहा जा रहा हूँ, ये बार बार आ गई हैं कहीं कॉपी पेस्ट में, 2-3 स्लाइड पिछले वो तफसील से बताई गई हैं। अब यहाँ पर पावर फैक्टर थोड़ा सा देखते हैं क्या है, ठीक है ना जी। पावर फैक्टर जो है ना क्या है, यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ मैंने, ताकि आपको पता हो कि पावर फैक्टर है होता क्या है। आप बेसिकली जब आप सिस्टम चला रहे हैं तो बेसिकली आपकी नज़र जो है ना पावर फैक्टर इंप्रूव करने के ऊपर होती है, ठीक है। मोस्ट प्लांट आर इंडक्टिव एंड रिक्वायर ए मैग्नेटिक फील्ड टू ऑपरेट। लोड के ऊपर जो है ना वो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होती है कि जी फ्लक्स से जी जो है ना मोटर चलती है, इंडक्शन मोटर जो है ना वो फ्लक्स से चलती है, या जनरेटर जो है ना, या जो भी जो आपका सिस्टम होता है वो उसके अंदर जो है ना बुश होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो आपने देखा होगा कोई भी मोटर अगर है वो इंडक्शन जो है ना उसकी तरफ से उस प्रिंसिपल के ऊपर चलती है कि करंट गुजारते हैं। वो कॉयल होती है ऊपर, कॉयल के ऊपर जो है ना वो करंट जब आता है तो फ्लक्स आता है, फ्लक्स से जो है ना पोटेंशियल पैदा होता है, पोटेंशियल से जो है ना मोटर चलती है। तो अब जो है ना ये पावर फैक्टर जो है ना इस तरफ आप ज़्यादा वो लोड की तरफ देखते हैं। अच्छा, मतलब पावर होती ही लोड की तरफ है, जो पिछली स्लाइड में आप देखा होगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट प्लांट लोड्स आर इंडक्टिव एंड रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड टू ऑपरेट, मोटर, ट्रांसफार्मर, fluids and lights. The magnetic field is necessary but produces no useful work, क्योंकि इसलिए वो रिएक्टिव होता है। The utility must supply power to produce the magnetic field and power to produce useful work. You pay for all it, ठीक है ना। These two types of currents are active and reactive components, ये जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है ना। ये इसका पावर ट्राइंगल है कि देखें ना, ये आपकी ये एक्टिव पावर है, वर्किंग पावर, ठीक है ना। ये क्या रिएक्टिव पावर है, नॉन वर्किंग पावर। अच्छा, यहां पर अगर देखें फॉर फ्यूल फॉर द वर्टिकल पोजीशन ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, फ्लाइट, एज वेल एज फ्यूल फॉर हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ये मैंने थोड़ा सा जो है ना इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की शुरू की है, ताकि जो है ना देखें ना वर्टिकल पोर्शन जो है ना आप क्या करते हैं कि आप पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल पोर्शन फ्यूल के लिए वो ले रहा है, आप यहाँ से पैसे दे रहे हैं तो आप तो फ्यूल नहीं ना ले रहे, वो फ्यूल जो है ना वो कंपनी वाले ले रहे हैं। तो ये दोनों, ये एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर, और दोनों का जो है ना ये आ जाएगा, ये आपकी अपरेंट पावर जो होगी, जिसके जो जहाज़ की है, आप जहाज़ के ऊपर बैठे हैं तो अपरेंट पावर के साथ आप चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनशिप है ये इन दोनों के दरमियान। अच्छा, इसी तरह से ये एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर और टोटल पावर, ये जो है ना आपको पता ही है। अच्छा, इस तरह से ये पावर फैक्टर क्या होगा। अब पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द टोटल पावर, एक्टिव पावर डिवाइड बाय टोटल पावर। अच्छा, एक्टिव पावर इज इक्वल टू ये किलोवाट के अंदर या वाट के अंदर होता है, केवीए जो है ना ये वो वाट एम्पियर में होता है। तो ये टोटल का एंगल जो है ना ये कोसाइन होगा, कॉज एंगल होगा ये उनका। जो अगर आप ये प्लस माइनस कहीं आगे आ भी जाता है, आपके लेक्चर के अंदर मौजूद है कि कोसाइन कैसे बनेगा, ठीक है ना जी, यहाँ कहीं आगे आएगा। पावर फैक्टर इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी जो है ना आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये इसको एफिशिएंसी को मेजर करता है। अच्छा, व्हाई डू इंस्टॉल कैपेसिटर, कैपेसिटर इसमें क्यों लगाते हैं। कैपेसिटर आर फॉर फ्री द रिएक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इंडक्टिव लोड, you only have to pay for the capacitor since the utility does not supply it kVAR, you don't pay for it। तो यूटिलिटी सप्लाईज, ये थोड़ा सा ना मैंने इसको वो इसकी वो करने की हुई है कि जी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये देखें, यूटिलिटी सप्लाई रिएक्टिव करंट, पैसे आप देते हैं। कैपेसिटर सप्लाई रिएक्टिव करंट, जो कि आपका काम करती है आपकी जो है ना लोड वगैरह होते हैं। अदर बेनिफिट, ये बेनिफिट आप देख लें क्या हो गए, कितना पावर फैक्टर इतना है तो इतना इतना है तो इतना 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 इतना, तो 100% अगर है तो ये पावर फैक्टर 100% होगा। अच्छा, इस तरह से ये जो है ना बेनिफिट आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अदर बेनिफिट भी पढ़ लीजिएगा ये। अच्छा, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जी ये आपकी बुक का एरिया है कि जी अब स्टडी स्टेट वेव फॉर्म के अंदर जो है ना जी
आप किस तरह से जो है ना जी आप काम करते हैं। कि देखें इसके अंदर जो है ना ये आपकी ये वोल्टेज का कर्व है, ठीक है ना जी। अच्छा, करंट जो है ना इसके अंदर वो लैग कर रहा है, इस सर्किट के अंदर करंट लैग कर रहा है, करंट थीटा से आपसे ये लैग कर रहा है। और ये जो है ना देखना, ये एक करंट का कंपोनेंट ये है, ये जो है एक्टिव पार्ट, दूसरा जो है ना रिएक्टिव है। एक्टिव जो है ना ये देखे ना, ये एक्टिव है, ये रिएक्टिव है, और ये इसका जो है ना बन गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ये करंट, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप देखें कंसीडर एसी सर्किट ऑफ फिगर। अच्छा बेटा बात सुने, ये हमारा ना अगली क्लास शुरू हो गई है, तो इसलिए आज जो है ना जी आज हम स्लाइड 30 तक ही रखते हैं। बात सुन रहे हैं मेरी? हेलो, क्लास हम एंड यस कर सर। देते हैं क्योंकि मेरी जो है ना अभी फौरन जो है ना क्लास उनके साथ है कैलकुलस की, वो फिर बच्चे जो है ना वो परेशान होते हैं, तो वो जो है ना अपना वो उनका मसला होता है, तो इसलिए आज क्लास हम इसको यहीं पर आपको ख़त्म करते हैं बेटा। तो अगला जो पोर्शन है हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अगली क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि अगली फिर आपके अगले हफ्ते तो पेपर में परसों बात कर लेंगे जो भी करनी हुई, ठीक है। अगर कोई मसला हुआ आपके पास तो वो परसों इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है बेटा, पेपर के बारे में अगर कोई इशू हुआ, ठीक है। तो आज हम इसको ख़त्म करते हैं यस सर। इंशाल्लाह ताला, फिर जो है ना जी इंशाल्लाह बाकी परसों करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो हाज़री जो है ना मेरे ख्याल में ये कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8-10 लोग हैं, तो हाज़री आपकी इन सब मिले मैं यहाँ से देख लूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।